हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि पिछले वाले क्लास में हमने नेशनलिज्म इन इंडिया का फर्स्ट पार्ट करा था, मतलब हमने बहुत शानदार तरीके से करा था और उसमें हमने कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था कि किस तरीके से कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होता है। और खास करके उसमें जो इम्पोर्टेंट था वो आपका इम्पोर्टेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में जो है वो किस तरीके की स्थिति जो है हमारे देश में बनी। और उसके बाद 1919 के बाद या फिर बोला जाए 1915 के बाद जब से गांधी जी का एंट्री हुआ इंडिया में, उसके बाद हमारा जो मूवमेंट है वो और भी तेजी तरीके से बढ़ने लगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है फोकस हमारा रहेगा कि किस तरीके से जो मूवमेंट है वो हमारे देश में जो है वो फैला। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि भाई आखिरकार मूवमेंट होने का कारण क्या था, कि लोग जो है इतना उन लोगों को अत्याचार किया गया किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, कि वो लोग मूवमेंट करने के लिए एक तरीके से एक नहीं बोलते हैं कि भाई अब तो नहीं मानेंगे, अब तो करना ही है, करना है, कुछ ना कुछ करना है और तुम लोगों को सरजमी छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो उस तरीके का जो स्ट्रगल है वो एक तरीके से हमारे देश के लोगों ने देखा और खास कर देखने को मिला। वहां पर मैंने बताया था ना, दो तीन चीजें बताई थी। क्या क्या बताई थी भाई? दो तीन चीजें बताई थी। एक तो मैंने बताई थी कि भाई जो 1915 या 1914 से लेकर 1918 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी वजह से हमारे देश में क्रॉप फेलियर हुआ था। हमारे देश में जो है, हाँ, एंटी कॉलोनियल रूल के खिलाफ जो है मूवमेंट तो चल ही रहा था, लेकिन कारण क्या था मैं ये बोल रहा हूँ कि लोगों का जो एक मूवमेंट करना शुरुआत जो किया वो किसकी वजह से, टैक्स का बढ़ना, और तीसरा क्या था, महंगाई। है कि नहीं? शॉर्टेज ऑफ फूड, क्रॉप फेलियर में ही आ गया, और एक तरीके से महंगाई, मतलब जो प्राइस था वो क्या हो गया था, डबल हो गया था। जिसके और फोर्सफुली तरीके से क्या किया जा रहा था, लोगों को रिक्रूट किया जा रहा था आर्मी में। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया था कि किस तरीके का जो मूवमेंट है वो आखिरकार स्टार्ट हुआ था वहां पर। तो अब एक एक करके सारे मूवमेंट को हमने पढ़ना है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। पहले सत्याग्रह, जो सत्य, सत्य का मतलब किसके राह पर चलना है भाई, हमें सच के राह पर चलना है। तो गांधी जी का मूल मंत्र यही था कि वह सच्चाई का फॉलो अप करना है, जो कि आप लोग नहीं करते हो। मन मुताबिक सच मन से बोलना, तो कितने घंटे पढ़ते हो सेल्फ स्टडी? बहुत कम पढ़ते हो। तो हमें क्या है कि यहाँ पर फोकस करना है सत्याग्रह। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह इज द मेथड पायनियर्ड बाय, किसके द्वारा ये मेथड लाया गया था भाई, महात्मा गांधी। बेस्ड ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ, कि अगर हम लोग सच के रास्ते पर चलेंगे अगर, तो और उनमें ये बात बोला गया था कि अगर हम लोग सच्चाई को साथ में लेकर चलेंगे तो हम लोग बहुत दूर तक और बिना कोई वायलेंस का जो है वो आज़ादी जो है वो पा सकते हैं। ठीक है, तो इनका सिंपल सा लॉजिक था कि ट्रूथ पर, सच पर चलना है भाई, और प्रिंसिपल ऑफ किस पर, नॉन वायलेंस, मतलब बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है। जहां पर भी अगर लगे कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसके वजह से हो सकता है कि दिक्कत परेशानी हो रहा है, वो मूवमेंट ही रोक लेते थे, या फिर वायलेंस जो है वो बिल्कुल भी इन्हें बर्दाश्त नहीं था। तो मतलब दो चीजों पर, एक नॉन वायलेंस पर और दूसरा ट्रूथ पर फोकस करके चलते थे सत्याग्रह के हिसाब से अगर देखा जाए। इट एडवोकेट दैट इफ द कॉज इज जस्ट देन वन कैन कन्फ्रंट इनजस्टिस विदाउट अ फिजिकल फोर्स। क्या बोला गया? अगर कोई चाह ले कि मैं बिना लड़ाई झगड़ा किए मैं उस चीज को पा सकता हूं जो मेरा है, ठीक है, तो हमें उसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर चीज को पाने के लिए हम लड़े और झगड़े। ठीक है, शांति से भी वो काम किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट बोला कि लड़ाई झगड़ा करने के अगर उसका दूसरा एक पक्ष देखा जाए तो वो क्या है कि अगर रिवेंज लेना है तो सत्य के पथ पर चलकर लीजिए। सत्याग्रह मतलब सत्य के रास्ते पर चलकर नॉन वायलेंस तरीके से आप उन सारे मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हो। बस उसमें साथ क्या है, एम टू अपील द ऑपरेशंस कंसाइंस कन्विंसिंग देम ऑफ द ट्रूथ ऑफ द कॉज। और जितने भी प्रोटेस्टर थे, या फिर बोला जाए जितने भी वैसे लोग थे जो लड़ाई झगड़ा करने के बाद ये बोलते थे कि भाई हमें आज़ादी मिल जाएगी, या फिर वायलेंस करने से आज़ादी मिल जाएगी, जैसा ब्रिटिश हमारे साथ कर रहे हैं वैसा हम करेंगे तो हमें जल्दी आज़ादी मिलेगी, तो उनके खिलाफ जो है जो सोच था वो गांधी जी का था। मतलब सेम सोच रखने वाले में से नहीं थे बिल्कुल। तो आप समझ सकते हो कि सत्याग्रह कितना एक इम्पैक्टफुल चीज था कि उससे सारे लोग एक तरीके से अग्री किया और इतना मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। नहीं तो सोचो दूसरे फ्रीडम फाइटर्स में उतना मास मूवमेंट क्यों नहीं आता था जितना गांधी जी में आता था।
इसका मतलब गांधी जी की बातें जो है उसमें इतनी वजन होती थी कि सारे लोगों को उनके सारे बातें समझ में आती थी। ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आ गया। तो गांधी जी बिलीव ये भी करते थे सत्याग्रह के साथ ही साथ, क्या, बिलीव दैट अप्रोच कुड यूनाइट ऑल द इंडियंस एंड लीड द ट्रियम्फ ऑफ ट्रूथ, मतलब सच्चाई के ऊपर जो है वो हम लोग जीत सकते हैं या फिर जीता जा सकता है अगर हम उस तरीके से सारे लोगों को यूनाइट कर पाए, मतलब सच के लिए लड़ने के लिए यूनाइट कर पाए। ना कि हम लोग क्या चलो भाई उसे मारना है, ये करना है, ये बम धमाका करना है, ये पुलिस चौकी उड़ानी है, उसके बजाय सारे लोगों को जो है गांधी जी बिलीव ये करते थे कि यूनाइट ऑल द इंडियंस, यूनाइट करो भाई, और ट्रूथ के हिसाब से कि भाई हमें अंग्रेजों ने जो अगर अंग्रेज अत्याचार नहीं कर रहे तो हमें भगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, एज ए बिजनेस वो कर रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं और एक तरीके से वो गलत तरीके से लोगों को जो है मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मूवमेंट करने से रोक रहे हैं, फ्रीडम आजादी से रोक रहे हैं, तो एक तरीके से हम भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हम उनकी मतलब वो जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं हम उस तरीके से जवाब नहीं देंगे। तो सत्याग्रह का मेन मतलब समझ में आया कि फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा आते हैं सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया। हमें ये तो समझ में आ गया भाई कि सत्याग्रह क्या होता है, सत्य के रास्ते पर चलना और जो है नॉन वायलेंस तरीके से ट्रुथ का फॉलो अप करके हमें यूनाइट होकर आजादी को पाना है। बस आगे आते हैं सत्याग्रह जो है मूवमेंट इन इंडिया। देखा जाए सत्याग्रह का स्टार्टिंग जो है 1915 में, जब जो है गांधी जी इंडिया आए। कब आए गांधी जी? 1950 जनवरी 1915 में भारत जो है वो रिटर्न आए थे। कौन? गांधी जी। उसके बाद उन्होंने, अब सोचो उनका ना एक मूल मंत्र था, सबसे सिंपल सी बात, कि भाई लोगों से मिलो जुलो, अपने हिसाब से मत काम करो। जैसे वो चंपारण गए, जैसे वो गुजरात गए, तो वहां पर क्या करते थे? बोलो, लोगों से क्या करते थे? मिलते थे। और जब आप लोगों से मिलते हो ना तो वही लोग आपको ताकत देते हैं। जब आप मान लो कि एक बंदा कुल्हाड़ी लेकर दौड़ रहा है, ठीक है, और एक मतलब यहाँ पर 5 पुलिस वाले हैं और एक कुल्हाड़ी लेके दौड़ रहा है, ठीक है, ठीक है, दौड़ते जाओ। लेकिन मान लो कि ये पुलिस वाले हैं और यहाँ पर 100 लोग बिना कुल्हाड़ी के दौड़ रहा है, तो वैसे ही डर के भाग जाएंगे। ठीक है, उसे कोई औजार से डराने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो इसी जो एक फॉर्मूले के साथ गांधी जी जो एंटर किया 1915 में, एंड ही एम टू इंस्पायर पीपल, देख रहे हो, और उन्होंने इंस्पायर करना शुरू करा लोगों को, स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेशन, जो उनको एक तरीके से जबरदस्ती जो मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, जबरदस्ती कोई काम कराए जा रहे थे, उनको फ्रीडम नहीं दिया जा रहा था, विदाउट यूजिंग द वायलेंस, और किसके हिसाब से भाई? नॉन वायलेंस तरीके से। तो उन्होंने एक तरीके से लोगों को स्ट्रगल के खिलाफ, स्ट्रगल कैसे करें उनके लिए इंस्पायर करा कि भाई आप किस तरीके से लड़ सकते हैं, किस तरीके से लड़ सकते हैं? नॉन वायलेंस तरीके से। और एकजुट अगर हो जाएंगे हम लोग तो हमें कोई भी एक तरीके से आजाद होने से नहीं रोक सकता है। तो हमें ये समझ में आया कि सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया किस तरीके से या फिर गांधी जी के रिटर्न होने के बाद स्टार्ट हुआ। सबसे पहले याद रखना है, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंपारण जो मूवमेंट, जो कि कहां पर देखने को मिलेगा? बिहार में। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने कहां से स्टार्ट करा भाई? बिहार। तो आने के बाद 1915 में आए, फिर 2 साल के अंदर इन्होंने चीजों का एनालाइज करा कि किस तरीके से भारत में क्या स्थिति चल रही है। ठीक है, अलग अलग लोगों से उन्होंने मुलाकात करी, उसके बाद चले गए चंपारण। ठीक है, चंपारण मूवमेंट में तो गांधी जी फर्स्ट सिग्निफिकेंट सत्याग्रह जो था इन इंडिया वाज चंपारण, बिहार में। ही एड्रेस द प्लाइट ऑफ द पीजेंट अंडर द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स। ब्रिटिश प्लांटर के द्वारा जो है, या फिर वो जबरदस्ती खेती कराने के बारे में वहां पर था कि जो चंपारण के लोग थे उनको जबरदस्ती खेती कराया जा रहा था। किसका? कौन सी चीज का खेती कराया जा रहा था? इंडिगो की। इंडिगो की खेती कराई जाती है। अब देखो समझो, इंडिगो की खेती से क्या हो रहा था, जब वहां पर जाके किसानों से मिले वो चंपारण में, तो उन्होंने बताया कि सर हमें जबरदस्ती यहाँ पर फूड क्रॉप्स नहीं उगाने दिया जा रहा है, हमें फूड क्रॉप्स नहीं, जैसे कि आप आटा, चावल, दाल या फिर व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये सब उगाने नहीं दिया जा रहा है। हमें क्या उगाने बोला जा रहा है? आप इंडिगो उगाओ। और इंडिगो से क्या होता है कि आपका जमीन जो होता है एक बार लगता है तो ये जमीन 1 साल के लिए, 2 साल के लिए बंजर हो जाता है, फिर इसमें दूसरा क्रॉप्स नहीं उगता, फिर आप दूसरे जमीन पर फिर आप लगाओ कैश क्रॉप, मतलब फूड क्रॉप। तो समझ सकते हो कि कितना खतरनाक था इंडिगो प्लांटेशन।
तो उन्हीं उन्हीं को एक तरीके से बताया, उनको कौन किन्होंने बताया, गांधी जी को बताया सारे प्लांटर्स ने। और द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन कंपेलिंग द प्लांटर्स टू अग्री सम रिफॉर्म्स एंड बेटर कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स। और इसी सत्याग्रह जो चंपारण मूवमेंट उन्होंने करा भाई जगह जगह पर जाकर, और जो है ब्रिटिशर्स के जितने भी प्लांटेशन वाले लोग थे या जमींदार थे उनसे मुलाकात करी, बोला भाई ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे होगा तो सारे किसान वहां थे वो स्ट्राइक पर चले गए। और सारे किसानों ने बोला कि भाई हम एक तरीके से खेती नहीं करेंगे, सब गांधी जी के साथ हैं चंपारण मूवमेंट में। और हम लोग एक, अब जब खेती नहीं हो रही थी तब ब्रिटिशर्स के जो प्लांटर्स थे, ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने बात करी कि नहीं भाई हम चीजें स्थिर करेंगे, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इंडिगो वगैरह कम लगाएंगे, जितनी जरूरत होगी उसके हिसाब से चलेंगे। तो इसीलिए ये मूवमेंट जो है सक्सेसफुल हुआ। अब इससे क्या हुआ, अब सोचो कभी भी एक पार्ट में, जैसे मान लो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते तुम्हें इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी समझ में आने लगी या हिस्ट्री इतनी अच्छी समझ में आने लगी यार कि हाँ यार समझ में तो आ रहा है, चलो यार दूसरा सब्जेक्ट अब लेते हैं। तो इसका मतलब गांधी जी को वहां से समझ में ये आ गया कि लोग जो हैं वो बिना वायलेंस के भी चीजें कर सकते हैं। जब उन्होंने किसानों को यूनाइट कराकर चंपारण मूवमेंट किया और वहां के किसानों को उसका हक दिलाया, और उस समय लगभग जितने भी लोग थे हमारे देश में 80 से 85% लोग, मतलब अप्रोक्स 90% लोग क्या करते थे, किसानी करते थे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते थे। तो उन्होंने पकड़ लिया पहले बिहार, बिहार में जैसे सक्सेसफुल हो गया उनका थोड़ा सा नाम हो गया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, गांधी जी ने ना वहां पर चंपारण में बढ़िया से किसानों से बात करी, मूवमेंट पर मतलब एक मूवमेंट चलाया, और वहां जितने भी ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स थे वो मान गए, और उन्होंने एक तरीके से किसानों को छूट दे दिया, और किसान जो है अब अपना क्रॉप उगा रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। तो इस तरीके से चंपारण जो मूवमेंट था 1917 वाला वो सक्सेसफुल हुआ। दूसरा अब देखो खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहां पर है भाई, गुजरात में। अब ये चले गए कहां, बिहार से गुजरात, बिहार में सक्सेसफुल हुआ, बोला भाई अब तो कहीं और तो जाना पड़ेगा भाई, तो घूमते घूमते पहुंच गए वो खेड़ा, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है, गुजरात में। हाँ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, जैसे चंपारण डिस्ट्रिक्ट है ना, सेम उसी तरीके से जैसे चंपारण मीट बहुत फेमस है, सुनते हो, चंपारण मीट हाउस देखे होगे बहुत जगह पर आप, फेमस है। तो चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट में बिहार, ठीक है, यहाँ चंपारण लिख देता हूँ मैं, ठीक है, चंपारण। तो उसके बाद वो घूमते टहलते टहलते कहाँ चले गए भाई, खेड़ा, कि वहां भी जो है चीजें थोड़ी सी देखी जाए। तो अब सोचो इधर से उधर, मतलब वेस्ट की तरफ चले गए, वेस्ट मतलब गुजरात साइड में। अब वहां पर 1917 गांधी जी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह फॉर द पीजेंट्स इन खेड़ा। खेड़ा में एक तरीके से क्या करा उन्होंने, जो है एक ऑर्गेनाइज करा कि क्या समस्या है भाई किसानों को, यहाँ किसान सबको बुलाओ, मतलब एक तरीके से बोला वहां पर जितने भी लोग थे उनके मतलब गांधी जी के साथ तो कुछ लोग तो चलते होंगे, उनको बोला कि भाई यहाँ से जितने भी किसान है सबको बुला, एक मीटिंग रखते हैं, क्या क्या समस्याएं सुनते हैं, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर कदम उठाएंगे। तो उसके बाद द पीजेंट्स वेर अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर एंड द प्लेग एपिडेमिक। वहां पर क्या था कि जो क्रॉप्स थे वो एक तरीके से फेल हो चुके थे, ठीक है। अभी हमने बताया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उसमें क्रॉप फेलियर का भी था। अब जब क्रॉप फेल होता है तो भाई आपके जो सरकार रहती है वो मदद तो करती है ना, तो उनके पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और बहुत सारे लोग जो थे वहां बीमारी फैल गई थी, एपिडेमिक फैल गई थी, कहाँ पर, गुजरात में। तो वहाँ किसानों के हाथ में तंगी थी भाई, मतलब उनके पास अनाज नहीं था खाने के लिए, अनाज जो भी था वो एक तरीके से तहस नहस हो चुका था, क्योंकि अनाज हुआ ही नहीं था, सूखा पड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज देयर वेयर अनेबल टू पे द रेवेन्यू ड्यू टू दिस दिस हार्डशिप। अब इन सब चीज या इन सब के कारणों की वजह से वो सरकार को जो है वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। अब उनको चाहिए होता था भाई क्या, लगान टाइप में, कि भाई आपको कुछ चाहे क्रॉप फेल हो कुछ भी हो, आपको जो है वो सरकार के पास इतना रेवेन्यू इतना पैसा पहुंचाना है। तो उससे एक तरीके से वहां के किसान बहुत परेशान थे। जब ये सब सारी बातें गांधी जी को बताई गई तो गांधी जी बड़ा परेशान हुए भाई, हैरान हो गए, वह ऐसे कैसे होगा, जब कोई दिक्कत है मुसीबत है तो मुसीबत के समय जो वहां की सरकार को मदद करनी चाहिए। तो उसी के तहत जो है द पीजेंट्स वे डिमांडिंग अ रिलैक्सेशन इन द रेवेन्यू कलेक्शन। तो वो मांग कर भी रहे थे लेकिन उन पर अत्याचार, उन पर लाठी बरसाया जा रहा था, उनको एक तरीके से गलत गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। उन्होंने जब ये बात बोला कि सर इस साल हम लोग रेवेन्यू जो है वो आपको नहीं दे सकते हैं, तो उसके खिलाफ जो है एक तरीके से अड़ गए गांधी जी, खेड़ा, ठीक है। और उसके बाद वहां पर सत्याग्रह, फिर से किसानों किसानों को लेकर भाई तो बंद कर दे, काम ही बंद कर दे, सब आ जाए एक साथ, साथ आए। तो फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स झुकी और ब्रिटिशर्स ने फिर रिलैक्सेशन दिया रेवेन्यू में कि चलो भाई ठीक है अगले साल दे देना।
तो ऐसे कर कर उन्हें दूसरी कामयाबी मिल गई। कहाँ मिल गई दूसरी कामयाबी? दूसरी कामयाबी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तीसरा अब आते हैं 1918। देखो 1915 से 1918 के बीच में इन्होंने 3 मूवमेंट या 3 सत्याग्रह मूवमेंट जो है एक तरीके से कर लिए। सत्य पर ही तो लड़ रहे थे। वहां गए तो इंडिगो के प्लांटेशन के वर्कर्स के भी पर अत्याचार किया जा रहा था, तो उनके खिलाफ वो अड़ गए। खेड़ा गए तो उनका क्रॉप फेलियर हो गया था, क्रॉप जो है तहस नहस हो गया था। उसके बाद बावजूद भी ब्रिटिशर्स जो है रेवेन्यू मांग रहा था, है कि नहीं? अब आते हैं तीसरा। तीसरा क्या है भाई? अहमदाबाद। अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह। अब वहां पर कॉटन मिल, यहाँ टॉटन नहीं है भाई, टॉटन कौन लिख दिया? कॉटन, ठीक है। अब समझो, गांधी जी फिर वहां से पहुंचे अहमदाबाद। अहमदाबाद में गांधी जी लेड अ सत्याग्रह अमंग द कॉटन मिल वर्कर्स हु वेर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पुअर वर्किंग कंडीशन एंड लो वेजेस। कि काम तो उनसे ज्यादा कराया जा रहा था। किनसे? अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे उनसे काम तो ज्यादा कराया जा रहा था, लेकिन उनको एक तरीके से क्या किया जा रहा था? पैसा नहीं दिया जा रहा था। मतलब काम ज्यादा पैसा कम। और ऊपर से वहां की कंडीशन इतनी खराब थी कि प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं थी, जबरदस्ती लोगों को काम करना ही पड़ता था क्योंकि ब्रिटिशर्स मार पीट रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें पता चली किनको? गांधी जी को। और गांधी जी मूवमेंट पर बैठ गए। ठीक है, एंड द मूवमेंट एम्ड, और मूवमेंट में ये बात बोली गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स को ये बोला गया कि भाई आप क्या करो, सिक्योर करो, फेयर वेजेस दो इन लोगों को, जितना काम कर रहे हैं उतना वेतन दो, नहीं तो कोई भी मिल का वर्कर काम नहीं करेगा आज के बाद। सिंपल सी बात है। बेटर वर्किंग कंडीशन भी दो फॉर वर्कर्स। अब सोचो, उस वक्त जो है हमारे देश में कॉटन वगैरह, आज भी कॉटन वगैरह बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अब अगर मान लो कि वर्कर्स ही एक तरीके से ना हो, तो ब्रिटिशर्स का एक्सपोर्ट जो करता था, किसका? कपड़ों का, वो एक तरीके से दिक्कत हो जाता, या फिर कॉटन का जो एक्सपोर्ट करता था वो दिक्कत हो जाता। तो जिसके वजह से जो है गांधी जी ने क्या करा? help to resolve the dispute with the compromise and benefited the workers। इसीलिए कॉम्प्रोमाइज किया कि ठीक है भाई, थोड़ा हम झुकते हैं, थोड़ा आप झुकिए, और थोड़ा सा मतलब आप भी फेयर वेजेस दीजिए और ये भी काम करेंगे सही से। दोनों में एग्रीमेंट हुआ। मतलब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी जीत थी। ये छोटी छोटी जीत थी, लेकिन एक तरीके से ये कंट्री को बांध दिया। ये कंट्री को ये पता चला दिया कि भाई शांति से अगर लड़ी जाए तो कोई भी सरकार या बड़ी से बड़ी ताकत भी नीचे आ सकती है। ठीक है, बड़ी से बड़ी ताकत भी आपकी बातों को मान सकती है। और यही बात आज भी हमारे देश की डेमोक्रेसी में दिखती है। यही हमारे देश की खूबसूरती है कि हमेशा लड़ाई झगड़े से कुछ ज्यादा होता नहीं है। तो ये तीसरी जीत थी कहां पर? जो अहमदाबाद में उन्होंने मिल के वर्कर्स को दिलाई। ठीक है, क्लियर? आगे आते हैं भाई नेक्स्ट अगर देखा जाए द रॉलेट एक्ट। अब इसके बाद क्या हुआ? रॉलेट एक्ट आ गया। ये सब चीज तो हो ही रहा था। देखो 1918 में अहमदाबाद से वो चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके आ ही रहे थे। 1919 में पता चला कि ये जो भाई ब्रिटिशर साहब लोग हैं, उन्होंने क्या कर दिया? रॉलेट एक्ट लगा दिया। और रॉलेट एक्ट क्या था भाई? लॉन्चिंग द नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। लेकिन रॉलेट एक्ट था क्या भाई? विच ग्रांटेड द गवर्नमेंट एक्सटेंसिव पावर फॉर द सप्रेस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज। मतलब कोई भी, जैसे गांधी जी यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, देखो अब देखो बहुत सारे जितना भी तुम पॉलिटिकल फाइटर्स का फोटो देखो, सब सूट बूट में देखने को मिलेंगे, देख रहे हो। लेकिन यही बंदा जो था वो सिर्फ नीचे ही कमीज रहता था, ऊपर ऐसे लपेट के धोती वोती निकल देते थे। तो भाई लोगों को लगा ये अपना ही बंदा है, इनको लगा ही नहीं किसी को। अब सोचो इतने बड़ा, इतना आज की रैली में नहीं आते हैं। आज की रैली में तो पैसा दे के 500 रुपया दे के बुलाते हैं पॉलिटिकल पार्टी लोग। तो इन्होंने एक तरीके से रॉलेट एक्ट में बोला कि भाई नहीं, हम रॉलेट एक्ट को नहीं मानते। रॉलेट एक्ट था क्या भाई? जिसमें जो है ब्रिटिश को ये एक्सटेंस बहुत ज्यादा पावर दे रहा था कि कोई भी अगर मूवमेंट करेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है ब्रिटिश सरकार कार्रवाई कर सकती है। मूवमेंट का मतलब, या फिर कोई भी अगर मान लो एक मीटिंग भी कर रहा है, पॉलिटिकल मूवमेंट की आजादी नहीं थी, या फिर पॉलिटिकल एक डिस्कशन का आजादी नहीं था, एक ग्रुप बनाने का आजादी नहीं था कि आप कहीं मान लो कि एक ग्रुप बना लिए और वहां पर कुछ डिस्कशन डिबेट हो रहा है, तो वो सब आप नहीं कर सकते। को नहीं, बात तो आपस में कर सकते हैं, लेकिन आप कोई सभा होती है ना, सभा नहीं बैठा सकते, कोई रैली नहीं निकाल सकते। अब जिसकी वजह से क्या भाई, हमारा तो एक तरीके से फ्रीडम का हनन है ना। हम ये अब सरकार बोल दे, आज मोदी सरकार, कि भाई आप क्या कर सकते हैं, हम जो भी करेंगे वो आपको सुनना पड़ेगा, और आप कोई भी सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे पब्लिक में, तो गड़बड़ है कि नहीं?
ये हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बात बोलता है कि हमें सबको मतलब एक तरीके से फ्रीडम देना है। आप गलत कर रहे हो तो आपके खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे। मीडिया भी यही काम करती है। ठीक है। तो रॉलेट एक्ट, गांधी जी इनिशिएटेड द नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। ठीक है। और द एक्ट अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट द ट्रायल अप टू 2 years। और ये भी दे रहा था रॉलेट एक्ट ये पावर कि कोई भी अगर पॉलिटिकल जो बंदा है, अगर वो कोई भाषण करता हुआ या कोई सभा में वो अपना लीडरशिप दिखा रहा है, तो उसको बिना कोई एफआईआर किए हुए, बिना कोई कोर्ट का नोटिस दिए हुए हम उसको 2 साल के लिए गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हैं। अगर ऐसा कोई करते हुए पकड़ा गया, तो कोई सभा करते हुए, हो गया गड़बड़। यहीं से गड़बड़ होना शुरू हुआ, क्योंकि आप एक अब ये हो रहा था कि अब जो है जबरदस्ती, भाई आप चाहे मान लो यहाँ 100 लोग हैं, 100 लोगों को आप कुछ समझा रहे हो, आपको पकड़ के उठा के जेल में डाल दे। अब 2 साल तक बिना कोई आप अपील भी नहीं कर सकते, कहीं भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से रॉलेट एक्ट में और भी रॉलेट एक्ट को पावरफुल बना दे रहा था। तो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज प्लान्ड एंड अनजस्ट रूल स्टार्टिंग विद द हार्टल ऑन द 6 अप्रैल। इसीलिए बोला गया भाई नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि हम लोग उनकी जो कोई भी कानून को नहीं मानेंगे, कोई भी कानून को नहीं मानेंगे जो वो ला रहे हैं। और 6 अप्रैल से वो स्टार्ट हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू करा एक एक कर कर। अब समझो रैलीज एंड स्ट्राइक्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन द वेरियस सिटीज। बहुत सारी सिटीज में रैलीज निकाले गए कि ऐसा ब्रिटिशर्स नहीं कर सकते हैं, हमारे आवाजों को दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है। तो एक तरीके से विदाउट वर्किंग ऑन द स्ट्राइक एंड द शॉप क्लोजिंग डाउन instilling the fear of British administration। देखो देख रहे हो, मतलब क्या बोला, रैलीज एंड स्ट्राइक वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वेरियस सिटीज विद वर्कर्स गोइंग ऑन अ स्ट्राइक एंड अ शॉप क्लोजिंग डाउन। सब दुकानें वगैरह बंद करके कहाँ निकल पड़े, रैली। सब क्या, और बिना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से डरे हुए कि भाई मेरे को, हम लोगों को डर नहीं है, अब या आर या पार की लड़ाई होगी। क्लियर। उसके बाद द लोकल लीडर्स वेर अरेस्टेड। अब इसमें क्या किया जाने लगा, गवर्नमेंट या फिर जो उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने लोकल लोकल बंदों को, जो जो ज्यादा भड़का रहा था लोगों को, भड़काना नहीं मतलब जो लोगों को साथ ला रहा था, उनको पकड़ पकड़ के चल भाई चल स्वागत करते जेल में चल। ठीक है। एंड महात्मा गांधी वॉज बियर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। सोचो, हर गांधी जी को दिल्ली घुसने नहीं दिया जा रहा था कि नहीं आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली जाते हैं तो दिक्कत हो जाता। दिल्ली में बहुत सारी एक तरीके सारे लोग वहीं पहुंच रहे थे, तो एक तरीके से वहां पर दिक्कत परेशानी गांधी जी खड़ा कर सकते, क्योंकि उस वक्त तक उनका बहुत बड़ा नाम हो चुका था भारत में। ठीक है। तो उनको दिल्ली से भी रोका गया। उसके बाद एक कांड होता है ऑन 10 अप्रैल द पुलिस फायर्ड अ पीसफुल पोजीशन इन एन अमृतसर रिजल्टिंग अ वाइड स्प्रेड अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ। और क्या कर दिया गया, और एक पीसफुल तरीके से एक प्रोटेस्ट निकाला गया था अमृतसर में। अब जलियांवाला बाग से पहले का दिन देखो थोड़ा सा। ठीक है। तो थोड़ा दिन पहले क्या हुआ था कि अमृतसर में एक पीसफुल जो है वो एक पोसेशन चल रहा था, मतलब जब रैली वगैरह निकाला जा रहा था, एंड रिजल्टिंग अ वाइड स्प्रेड अटैक ऑन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह पर एक तरीके से अटैक कर दिया गया। ठीक है। हो सकता है कि उसमें ब्रिटिश के बहुत सारे आदमी थे जिन्होंने एक तरीके से अटैक करा होगा, लेकिन इल्जाम ये लगाया कि वहां जो लोग जा रहे थे उन्होंने एक तरीके से सरकारी बिल्डिंग पर अटैक करा। अब वहां एक मौका मिल गया वहां के पुलिस को, ब्रिटिशर्स को, कि भाई चल ये सरकारी सरकारी बिल्डिंग पर किया तो चलो यहाँ मार्शल लॉ लगा देते हैं। मतलब यहाँ कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। मार्शल लॉ मतलब यहाँ पर जब तक पुलिस चाहेगी नहीं चाहेगी तब तक यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें, अब ये सब सारा कब हो रहा था, 10 अप्रैल, 10 से 11 12 को थोड़ा बहुत चीजें यहाँ पर चल रही थी। 13 अप्रैल का दिन आता है। कब आता है भाई, 13 अप्रैल, याद रखना, 13 अप्रैल 1919, 1919, 13 अप्रैल 1919। देखो 10 अप्रैल को बहुत सारे लीडर्स को बंद किया गया, बहुत सारे जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया गया कि अब तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। ठीक है। कहां पर, अमृतसर में, मतलब पूरे पंजाब में एक तरीके से लगा दिया गया था। अब समझो कि ऑन April 13 द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो है वो होता है। अब कैसे होता है भाई, अ लार्ज, एक बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप ऑफ द, एक मिनट, ठीक है, एक बहुत लार्ज जो क्राउड है वो गैदर होता है इंक्लोज जलियांवाला बाग ग्राउंड में। जलियांवाला एक बाग का ग्राउंड रहता है जो कि एक तरीके से चारों तरफ जो इंक्लोज रहते हैं और एक दो तरफ ही गेट रहता है। ठीक है। और यहाँ पर लोग जो है वो गैदर्ड होते हैं। ठीक है।
Some of the protest against the government repressive measures while others were attending the बैसाखी फेयर। वहां पर बैसाखी लगता था। बैसाखी आप जानते हो ना, बैसाखी का फेयर होता है बहुत फेमस, जो मेला लगता है बैसाखी का पंजाब में। तो वो पंजाबी जो मेला था या बैसाखी जो मेला था वहां पर अटेंड करने के लिए कुछ लोग गए हुए थे, और कुछ लोग जो थे उनमें से नहीं होता मेला वेले में जाके अपना छोटा सा मीटिंग कर रहे कि भाई क्या करना है आगे, ये ब्रिटिश कुछ ज्यादा ही नौटंकी दिखा रहा है, ऐसे क्या करना है, हमारे कुछ लीडर्स को जो है उठा उठा के ले जाया जा रहा है भाई, तो क्या किया जाए। तो वहां पर दोनों चीजें हो रही थी। ऐसा कभी नहीं ब्रिटिश जो है वो कभी एक तरीके से ये बोल के हमेशा टाल दिया है बातों को कि वहां पर जो हो रहा था वो मीटिंग हो रहा था, लेकिन वो मीटिंग वगैरह प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हो रहा था, बल्कि वहां पर बैसाखी फेयर चल रहा था। तो जनरल डायर को ये बात पता चला, तो जनरल डायर एंटर करते हैं भाई, एंटर द एरिया और ब्लॉक करते हैं एग्जिट। मतलब जो भी एग्जिट था, जहां भी दरवाजा था, उनको एक तरीके से अपने आदमियों से बोल के, अपने आर्मी से बोल के, अपने मिलिट्री वाले लोगों से बोल के ब्लॉक भाई ब्लॉक कर दे। और उन्होंने बोल दिया ओपन फायर, मतलब देखो खुले आम गोली चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑन द क्राउड, किलिंग द हंड्रेड्स टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ टेरर। और उसमें सौ हजारों लोग मारे गए, जिससे एक तरीके से भाई का भावना पूरे देश में फैले। जनरल डायर जो था बहुत एक तरीके से क्रूर मिलिट्री का आदमी था, जो भाई कुछ नहीं सोचता था। कोई पता चल जाता ना, वहां के लोकल पुलिस वाले जो है उन्होंने बोल दिया कि भाई यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रखे हैं। तो अब जब लोकल पुलिस थाने में गया तो वहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ था। अब मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री का रूल है भाई, अब मिलिट्री का रूल है, तो मिलिट्री का लीडर था उस वक्त जनरल डायर। जनरल डायर आया, सारे दरवाजे किए बंद और धड़ाधड़ गोली चलाना शुरू कर दिया। और ताकि जो मेन इसका फोकस क्या था भाई, ताकि जितने भी लोग थे उनके अंदर एक खौफ का मंजर जो है वो दिखे। अब खौफ आना चाहिए, डर ही नहीं रहे ये लोग हम लोगों से, भाई क्या हो गया, ये लोग फ्री में हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कानून पर कानून ला रहे हैं। तो मतलब इनकी इज्जत पर ये बात आगे से ऐसे करके। आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसकरे, पीपल्स बिकम अ फ्यूरियस एंड वेंट ऑन अ स्ट्राइक क्लासेस विद अ पुलिस एंड अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग। उसके बाद जैसे ही जलियांवाला बाग हुआ, लोग और ही एक तरीके से क्या हो गए, गुस्सा हो गए। और उस गुस्से की वजह से बहुत सारे पुलिस थाने, बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग को लोगों ने एक तरीके से तहस नहस कर दिया। तो मतलब फिर से यहाँ पर वायलेंस आ चुका था, जो कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करा था। ठीक है, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये जलियांवाला बाग की वजह से वो हमेशा चाहते थे क्या, कि कोई भी वायलेंस ना हो। लेकिन जलियांवाला बाग मैसकर हो गया, तब एक तरीके से गांधी जी, देखो यहाँ पर एक बात ये दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर ये पूरा ना ऐसे करके बिल्डिंग है, ये पूरा बिल्डिंग है, इधर भी जिधर ये पुलिस वाले खड़े हैं इधर बिल्डिंग था, इधर बिल्डिंग दो चार ही गेट था, एक इधर गेट था एक इधर गेट था, और यहाँ से धड़ाधड़ गोली जो है चलाया जा रहा था, और कितने लोग मारे गए थे। वहाँ यहाँ ये तक भी बोला जाता है कि वहां पर एक कुआं था। हाँ हाँ, जाली नहीं, गेट पर चढ़ रहे थे वो, गेट पर चढ़ते थे और गेट के बाहर वो जाने की कोशिश कर रहे थे। अब भाई अब मान लो एक ही तरफ जो है 1000 लोग भागेंगे तो उसमें आधे लोग तो मर के चलेंगे। केसरी मूवी देखे हो, 1 और 2, केसरी अक्षय कुमार वाला, उसमें ये बात बोली, ये सब जलियांवाला के बारे में दिखाया गया। ठीक है, तो समझ सकते हो कि ये भयावह जो तस्वीर है वो आपको देखने को मिलेगा 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, आगे आते हैं भाई। अगर देखा जाए उसके बाद क्या हुआ, जलियांवाला बाग तो हो गया, प्रोटेस्टर इरप्टेड इन वेरियस नॉर्थ इंडिया टाउन। नॉर्थ इंडिया के जितने भी टाउन थे, जैसे दिल्ली हो गया आपको, चंडीगढ़ हो गया, उधर आपका पंजाब हो गया, ठीक है, उधर मध्य प्रदेश हो गया, जो आज का मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया टाउन से विद स्ट्राइक एंड क्लासेस विद द पुलिस, वो लोग क्या करने लगे, हर एक जगह के पुलिस ऑफिसर को मारने पीटने लगे। जहां पुलिस वाला दिखता वहीं पर लड़ाई झगड़ा पे उतारू हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या हो गया, पूरे देश में लड़ाई का माहौल जो है वो छिड़ गया। और गांधी जी ये बात जानते थे कि अगर लड़ाई का माहौल छिड़ गया तो हमारे पास उतने वेपन तो है नहीं, ब्रिटिश के पास ज्यादा वेपन है, तो उससे हमारा ही नुकसान होगा, हमारे ही लोग ज्यादा मारे जाएंगे। और चूंकि पुलिस में भी हमारे लोग ही ज्यादा हैं, तो आफ्टर ऑल चाहे पुलिस मरे चाहे सिविलियंस मरे, मरेंगे तो हमारे लोग ही। ठीक है, तो जिसके वजह से द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ अ ब्रूटल रिप्रेशन, देख रहे हो, ब्रूटल तरीके से लोगों को ह्यूमिलिएट किया जाने लगा। ह्यूमिलिएट समझते हो, पूरा अत्याचार किया गया, पूरा खतरनाक रूप से जबरदस्ती मारा पीटा जा रहा था। ठीक है, एंड टेरराइजिंग पीपल, और लोगों को डर, उनके मन में जो है, उनके दिमाग में डर डालना चाह रहे थे, टेरराइज करना चाह रहे थे। विद एन एक्शन सच एज फोर्सिंग सत्याग्रहीज
टू क्रावल ऑन द स्ट्रीट्स एंड फ्लॉगिंग देम। उनको इतना मारो भाई, इतना सत्याग्रही को मारो पीटो कि एक तरीके से वो नाम ही भूल जाए, इतना मारा पीटा जा रहा था, जिसके वजह से महात्मा गांधी ने कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट एंड रियलाइज द मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट। इसीलिए गांधी जी ने क्या करा, मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या कर दिया, रोक दिया कि भाई नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम। वायलेंस से कभी भी कोई भी जंग जीत तो सकते, लेकिन वो जंग बहुत ज्यादा दिन तक आप फिर मतलब उस जंग से जो भी प्राप्त हुआ है उसे नुकसान ही होगा, उससे कुछ ज्यादा प्राप्त होगा नहीं, ठीक है। और उसके तो गांधी जी ने सोचा कि भाई ब्रॉड बेस, अब इससे बड़ा जो मूवमेंट वो हमें एक तरीके से लानी पड़ेगी, जिसमें रिक्वायर होगा कि हम लोग हिंदू और जो मुस्लिम्स हैं, हिंदू प्लस मुस्लिम्स, उन दोनों को साथ में जोड़ें। क्योंकि ब्रिटिशर्स पहले क्या किया, राजा को लड़वा लड़वा के सारा एरिया धीरे धीरे मतलब हथिया लिया था भाई, या फिर हड़प लिया था। तो वही काम जो है अब ब्रिटिश जो है वो कर रहा था, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम को तोड़कर। तो अब जो है गांधी जी का ये सोचना था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में मिलकर आए, और ताकि एक यूनाइट जो है हमारा देश हो पाए, और साथ में एक मास मूवमेंट करें, कि ये छोटे मोटे मूवमेंट से काम चलेगा नहीं, सिविल डिसोबीडियंस से कुछ काम हुआ नहीं, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है लाया गया था, ठीक है। तो ये भी चीज है जो कि समझ के चलना है। तो उसके बाद गांधी जी ने क्या करा, यूनाइटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम थ्रू आउट द खिलाफत इशू। तो एक खिलाफत इशू हो रहा था, ठीक है, खिलाफत इशू हुआ था। खिलाफत इशू जो है, खिलाफत मूवमेंट जो है वो एक तरीके से कौन लाया गया था, कौन लाया था भाई, द खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। देखो खिलाफत कमेटी जो फॉर्म हुआ था बॉम्बे में, कब हुआ था, मार्च 1919 में। और मुस्लिम लीडर लाइक मोहम्मद अली एंड शौकत अली बिगैन डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी टू यूनाइटेड मास एक्शन विद महात्मा गांधी। तो ये दो लोग जो थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत करी थी, इनका लीडर जो था ना खलीफा, उन पर भी अत्याचार जो है एक तरीके से हुआ था। तो जिनके जिनके लिए कि भाई सारे मुसलमान एकजुट हो हम लोग और खलीफा को सपोर्ट करें, इसके लिए है मोहम्मद अली और शौकत अली ने एक तरीके से स्टार्ट करा था मूवमेंट, कौन सा, खिलाफत मूवमेंट। तो उस खिलाफत मूवमेंट के ये जो दो लीडर थे, वो उन्होंने ये बात बोली कि हाँ भाई चलो गांधी जी के साथ मिलते हैं और दोनों यूनाइट होके ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हैं, दोनों का दुश्मन क्या है, सेम है। तो एक तरीके से गांधी जी सॉ द अपॉर्चुनिटी, इसमें अपॉर्चुनिटी देखा उन्होंने कि भाई अभी तो जो है खिलाफत मूवमेंट में सारे जितने मुस्लिम हैं वो ब्रिटिश के खिलाफ हैं, और जितने हिंदू हैं वो जलियांवाला बाग की वजह से, सिख और जो हिंदू हैं वो एक तरीके से जलियांवाला बाग की वजह से नाखुश हैं। तो चलो अभी ये अच्छा मौका है, गरम मतलब नहीं बोलते हैं, लोहा गरम है थोड़ा मार दो। तो उन्होंने वही काम करा, बहुत अच्छे तरीके से सेंटिमेंट समझते थे, जिसके वजह से उन्होंने एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम को साथ लेने के बारे में सोचा। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड with the defeat of Ottoman Turkey, raising the concern about a harsh peace treaty being imposed on the Ottoman Empire. The Khalifa, देख रहे हो, who is also the spiritual head of Islamic, देखो। तो जब एक तरीके से ऑटोमन जो टर्की है वो एंड हुआ, वॉर हुआ, जब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, तो डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, जो ऑटोमन टर्की एक तरीके से हारा, तो रेजिंग द कंसर्न अबाउट हार्स की, अब भाई शांति लाएंगे हम लोग। और शांति लाने में जो है वो दो लोग, जो ऑटोमन एम्पायर है और जो खलीफा के ऊपर जो है, बहुत हो सकता है कि इनमें कुछ बोला जाए कि भाई आप लोग ज्यादा उछल कूद मत करो, आप लोग अपने हिसाब से काम करो, मतलब उनके खिलाफ जो है या फिर उनको दबाने की कोशिश की जाएगी जो नए लीडर्स आएंगे। जिसके वजह से अब खलीफा किससे रिलेटेड था, खलीफा कौन थे भाई, एक स्पिरिचुअल लीडर थे जो कि इस्लामिक वर्ल्ड को बहुत एक तरीके से उनमें प्यार था खिलाफा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जैसे महात्मा गांधी जी हमारे हमारे यहाँ पर इंडिया में थे, सेम उसी तरीके खिलाफा जो था वो इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत फेमस था। तो जिनके कमेटी जो खिलाफत मूवमेंट निकाला गया था, इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो ब्रिटिशर्स है ऑटोमन एम्पायर और खलीफा को दबा रहा है वो दबा ना सके, इसीलिए खिलाफत मूवमेंट जो चालू किया गया था मोहम्मद अली और शौकत अली के थ्रू। एट कलकत्ता सेशन में द कांग्रेस इन सितंबर 1920, गांधी जी कन्विंस्ड अदर लीडर एंड द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि अब हम लोग बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करेंगे, ठीक है, इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत एंड स्वराज, कि हमें अब क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, अपना राज चाहिए भाई, अब आपका राज नहीं चलेगा। तो देख रहे हो, मतलब खिलाफत मूवमेंट के साथ, मतलब खिलाफत मूवमेंट वाले भी साथ में आ गए, और जिसके वजह से
1920 में क्या कर दिया गया भाई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग कर दी गई कि अब हम लोग नहीं कॉपरेट करेंगे, नॉन वायलेंस नहीं है कि अब हम आपके साथ ब्रिटिश के साथ बिल्कुल भी कॉपरेट करके नहीं चलेंगे। समझ रहे हो? तो चीजें यहां से थोड़ी सी और भी बदल गई। तो हम लोग कहां तक आ गए, 1915 से लेकर 1920 तक। ठीक है, 1920 तक आ गए। तो इसके आगे जो होगा वो हम लोग कल पढ़ेंगे, कल लास्ट पार्ट होगा, आई होप सो। ठीक है, अगर लास्ट पार्ट नहीं होगा तो सेकंड लास्ट होगा, देख लेंगे अगर हो जाएगा कल। तो हम लोग जो है कल स्टार्ट किससे करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा, आएगा इसी में आएगा, क्या टेंशन ले रहे हैं। हाँ, क्या दिक्कत कर रहे हैं, कोई नहीं, तो 2 पार्ट में चला जाएगा, 4 पार्ट में तो कंप्लीट होगा ही। चलो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद।